नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई की नई व्यवस्था के तहत आवेदकों की समस्याओं के निराकरण के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर आरंभ हुई इस नई पहल के अंतर्गत आवेदकों की शिकायतें पहले संबंधित विभागों के अधिकारियों के पास जाएंगी और वहां से निराकरण न होने पर कलेक्टर द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में आवेदकों की सुविधा के लिहाज से कलेक्टर दीपक सक्सेना ने नई व्यवस्था आरंभ करते हुए शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचाया गया है और उनका निराकरण करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है और इसके बाद भी यदि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कलेक्टर द्वारा उन प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। जन सुनवाई में नई व्यवस्था का आशय केवल ये है कि शिकायतें पहले सारी कलेक्टर के पास आ रही थी फर्स्ट स्टेज में, लोग विभागों के पास नहीं जा रहे थे। हमने अभी ये व्यवस्था चालू की है कि पहले लोग शिकायत लेके कंसर्निंग विभाग के पास जाएं, जहां से उसका निराकरण होना है, ताकि समय सीमा में उसका निराकरण सुनिश्चित हो सके। कितना फायदा मिलेगा? मुझे लगता है इससे तेज़ी आएगी। सर लगभग कितने हम लोग भी हमारे स्तर पर भी हम जो है जब कलेक्टर समीक्षा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समीक्षा कर पाएंगे। सर लगभग कितने दिनों में उनकी शिकायतों का निराकरण होगा? इसमें कोशिश तो ये है कि आज के आज ही निराकरण हो जाए। यदि आज निराकरण नहीं हो सकता तो उनको टाइमलाइन दे दी जाए। यदि 30 दिन के अंदर निराकरण नहीं होगा तो फिर मैं समीक्षा करूँगा। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में संपत्ति विवाद, अतिक्रमण, नामांतरण, राशन कार्ड, आर्थिक सहायता से संबंधित मामले प्रमुख रहे। ये शिकायत हम लोगों की राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। हम लोग 2 साल से परेशान हैं। दो आवेदन बार बार देते हैं, वहाँ से कुछ रिएक्ट ही नहीं आता। बोलते हैं कि सर्वे करने आएंगे और जाते हैं हम लोग तो बोले जाओ, अभी ना पर्ची दी जाती है ना ही कोई काम होता है। अरे हम लोग की राशन पर्ची नहीं बन रही। 2 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। अभी हम लोग ने जमा किए थे तो बोले थे चेक करने आएंगे, चेक करने भी नहीं आया कोई, कुछ भी सुनवाई नहीं होती उधर। क्या है, मैंने एक हाईकोर्ट में याचिका 779 लगाई थी 2003 में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हर्षनगर गृह निर्माण समिति के क्रय विक्रय निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन भूमाफिया जो थे वो बहुत पावरफुल थे। वो भूमाफिया उस आदेशों के विपरीत जाके सब कर रहे हैं और उनके साथ साठगांठ भी कर रहे हैं प्रशासन में बैठे कुछ बाबू। और यही कारण है कि भूमाफियाओं पे अंकुश नहीं लग पा रहा। जन सुनवाई में 217 मामले आए, जिनमें से 36 आवेदन दोबारा आए थे। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों के अकादमिक और शोध उन्नयन के लिए 400 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी शामिल है। यह भारतीय जनता पार्टी और अभी वर्तमान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आता भी होगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं शोध कार्यों के उन्नयन के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत आरंभ हुई नई पहल के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी हुआ। अभी से यह जो पीएम रूसा योजना है, इसके माध्यम से 20 करोड़ रुपए जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को मिले हैं, उसके लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम रूसा फंड के माध्यम से आज डिजिटल इसका शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू से इसका हम डिजिटल शुभारंभ कर रहे हैं। जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें रानी दुर्गावती भी है, इंदौर विश्वविद्यालय है, छतरपुर विश्वविद्यालय है, रीवा विश्वविद्यालय है, शहडोल विश्वविद्यालय है, इनको 20-20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस राशि के माध्यम से ये समस्त विश्वविद्यालय अपने यहाँ अकादमिक उन्नयन के कार्य करेंगे, रिसर्च की गतिविधियों का बढ़ावा देंगे। इस नई व्यवस्था से न केवल बेहतर शिक्षा बल्कि अकादमिक एवं नई रिसर्च के रास्ते खुल सकेंगे। शासकीय भूमि पर काबिज अतिक्रमणों की जानकारी हासिल करने एवं ऐसी भूमि की सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना द्वारा शासकीय जमीनों के चिन्हांकन किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शासकीय जमीनों की सुरक्षा के लिहाज से एक आदेश जारी कर पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों को शासकीय भूमि का निरीक्षण करने और खसरे एवं नक्शे में लाल रंग की वैक्स पेंसिल से मार्क किए जाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि शासकीय भूमियों की पहचान सुनिश्चित हो सके और वहां पर काबिज अतिक्रमणों की भी जानकारी मिल सके। सभी पटवारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने नक्शे में जो सरकारी ज़मीन है, एक तो उसको लाल रंग से इंगित करें, वैक्स कलर से, ताकि नक्शा देख के समझ में आए कि कौन सी ज़मीन सरकारी है।
अभी जब आप मौके पे जाते हैं और मान लो अतिक्रमण है तो समझ में नहीं आता। इवन दैट गाँव में भी जाते हैं, लोगों ने फसल करके अतिक्रमण कर लिया तो समझ में नहीं आता कि ये ज़मीन निजी है कि सरकारी है। एक तो नक्शे में उसकी मार्किंग हो जाए। इसके बाद जिन ज़मीनों की नक्शे में मार्किंग हुई है, मैंने पटवारियों को और गिरदावरों को कहा है कि पटवारी हर 2 महीने में एक बार वहाँ विजिट करेंगे और गिरदावर 4 महीने में एक बार विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वो लिखेंगे कि उसमें वहाँ पे अतिक्रमण है या नहीं है। यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण का पूरा नाम पता लिख के उसका केस बनाएंगे। भगवान की श्रीमुख वाणी का नाम ही भागवत है। भगवान ने इस जीव को सहजता में ही अपनी प्राप्ति का जो मार्ग बताया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। ये अमृतमय वाणी इन दिनों सेंट्रल जेल में प्रवाहित हो रही है, जहां कथा व्यास अशोकानंद जी महाराज जेल बंदियों को भगवान का संदेश सुना रहे हैं। सहजता में ही जो अपनी प्राप्ति का मार्ग बताया। जेल बंदियों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुली जेल में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास स्वामी अशोकानंद जी महाराज बंदियों को बता रहे हैं कि किस तरह धर्ममय आचरण करने से जीवन सुंदर और समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। श्रीमद् भागवत कथा ही वो सहज मार्ग है जिसके जरिए भगवान की प्राप्ति संभव है। ठीक ठीक हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हम समाज के लिए उपयोगी बन जाए, समाज के लिए सम्माननीय हो जाए, ये समाज हमें आदर की दृष्टि से देखे। तो भगवान की इस मंगलमयी कथा को हम अपने भीतर उतारें। कथा व्यास ने कहा कि सन्मार्गों से ही जीवन प्रकाशमान बन सकता है। अच्छे आचरण वालों को ही समाज में सम्मान मिलता है। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के निर्देशन में कराई जा रही है। प्रतिदिन इसका बंदी लाभ लेंगे एवं बंदियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास होगा, उत्थान होगा। और प्रतिदिन 3 बजे से 2 बजे से 5 बजे तक यह भागवत कथा महाराज अशोकानंद जी द्वारा कही जाएगी। भागवत कथा होने से तो माहौल एक सकारात्मक पैदा होता है एवं बंदियों में पॉजिटिव आती है और एक अच्छे वातावरण रहता है। सेंट्रल जेल की खुली जेल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनकर हजारों जेल बंदी और जेल कर्मचारी पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है, लिहाजा वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। नाराज ठेका कर्मियों ने कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपकर लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग की है। शिक्षा विभाग में विभिन्न शासकीय स्कूलों में डाटा एंट्री के पद पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ठेका कर्मियों ने लंबित वेतन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपकर अपनी परेशानी का हवाला देकर जल्द से जल्द वेतन दिलाए जाने की मांग की है। हम लोग यहाँ पे शिक्षा विभाग से हैं, हमें विगत 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कलेक्ट्रेट को। बताइए। हम लोग जबलपुर ब्लॉक के शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिसकी हमारी 4 माह से वेतन नहीं हुआ, जिससे हम लोग आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं और हम लोग इसीलिए यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारी इस परेशानी का निराकरण किया। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग पूरे जिले में 70 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो कि आउटसोर्स पर। आउटसोर्स कर्मियों ने बताया कि एमपी कॉन कंपनी के अनुबंध के तहत वो विभिन्न शासकीय स्कूलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हैं और जिला शिक्षा विभाग से कंपनी को पेमेंट किया जाता है, लेकिन विगत 3-4 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है। मेडिकल कॉलेज का जल विभाग खुद बीमार है, जिसे उपचार की सख्त जरूरत है। कॉलेज परिसर में कैंसर चिकित्सालय की नई बिल्डिंग के सामने पानी की पाइपलाइन फूटी है, जिससे हजारों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित कैंसर चिकित्सालय की नई बिल्डिंग के सामने पानी की पाइपलाइन कई महीनों से फूटी हुई है। इससे पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के जल विभाग में कहने को 50 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्थाएं लचर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस मामले में कई बार शिकायत अधिकारियों से की गई है, लेकिन अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं।
आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के महाप्रयाण को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आचार्य श्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के महाप्रयाण पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने कहा कि आचार्य श्री संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श गुरु का दर्जा रखते थे। हमें उनके जीवन और शिक्षा से प्रेरणा मिलती थी। हम सबको पार्टी की तरफ से गुरुवर के चरणों में नमन करना चाहिए, श्रद्धांजलि देना चाहिए। और इसलिए कि तत्कालिक समय में सबको फोन सूचना हुई, मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी प्रमुख लोग हैं। मैं अमित परारी से आग्रह करता हूँ कि गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भाई अमित। पूरा राष्ट्र आज दुखी है। उनके त्याग और तप को देखकर सबका मन मतलब रोए खड़े हो जाते थे। जब इतनी धूप है, ठंड है, उसको ऐसा बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति तो जीवन में मैंने नहीं देखा। एक संत ही कर सकता है। सचमुच में आज हमें विद्यासागर जी के जाने का बहुत दुख है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुराने बस स्टैंड के समीप मेट्रो बस के चालक की लापरवाही के चलते एक युवक घायल हो गया। दरअसल बस में सवार युवक बस से ठीक से उतर भी नहीं पाया था और चालक ने बस बढ़ा दी, लिहाजा युवक का पैर टायर के नीचे आ गया। घायल को मेडिकल में भर्ती कराया गया है। पुराने बस स्टैंड के समीप मेट्रो बस की चपेट में आने से जितेंद्र महतो नाम का युवक घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल भेजा गया है। घायल के भाई मोनू महतो ने बताया कि मेट्रो बस के चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। बस स्टैंड चौकी के बाजू से देसी शराब की दुकान है, उसके पास हमारा भाई खड़ा हुआ था मेट्रो से उतर के, तो मेट्रो चालक ने अचानक से उसको गाड़ी को बढ़ा दिया, जिस कारण बस उसका पैर गाड़ी के चक्के के नीचे आ गया और आम जनता ने उसे उठा के फिर मेडिकल पहुंचाया। क्या नाम है घायल का? कहाँ के रहने? घायल का नाम है MLB स्कूल पे रहता है और घायल का नाम जितेंद्र महतो है। पुलिस ने बस को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तस्कर नए जुगाड़ लगा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला खितौला में सामने आया, जहां पर बोलेरो वाहन की छत पर गुप्त जगह बनाकर उसमें गांजे की खेप लाई जा रही थी। लेकिन क्राइम ब्रांच और खितौला पुलिस ने बोलेरो चालक को गिरफ्तार कर गाड़ी से 56 किलो 236 ग्राम गांजा जब्त किया। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधी नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। खितौला के सरदा तिराहे के पास क्राइम ब्रांच और पुलिस ने बोलेरो क्रमांक MP20BA 1297 को रोका और घेराबंदी करके उसके चालक को पकड़ लिया। जब बोलेरो की तलाशी ली गई तो गाड़ी की छत की चादर के नीचे पैकेटों को सेलो टेप से चिपकाकर छिपाया गया था। पुलिस ने पैकेट में रखा 56 किलो 236 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 11.25 लाख रुपए है। वहीं जबीरा निवासी वाहन चालक गजराज सिंह से पूछताछ की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।